हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 10 सदिश बीजगणित की तैयारी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग विविध प्रश्नावली को देखने वाले हैं। इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो देखने के लिए कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी, उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस, वहां से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके साथ ही आपको फ्री पीडीएफ, नोट, सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप उस समस्या को व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। यदि आप उससे पसंद मिलना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर के साथ और इसमें हम देखने वाले हैं विविध प्रश्नावली को। विविध प्रश्नावली की बात कर लेते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रहा है कि एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखना है आपको, ठीक है। सो पहली बात, ये आपके पास इस प्रकार से आपने ले लिया एक्स वाई तल में और ये हमने सदिश ले लिया ओ के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है। और यहाँ पर आप बिंदु चाहे दे देते, यहाँ पर आपने बिंदु नाम दे दिया पी और जिसके निर्देशांक हैं एक्स एंड वाई और इसको हम कह सकते हैं भाई ये आर वेक्टर या ए वेक्टर, जो भी आप नाम देना चाहें वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको सवाल में ये कह रहा था कि आर वेक्टर, आपने आर वेक्टर लिया ना, ठीक है। तो आर वेक्टर एक मात्रक सदिश है, ये कह रहा है आपको एक मात्रक सदिश है। तो अब आर वेक्टर, चूंकि आर वेक्टर एक मात्रक सदिश है तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसलिए मॉड ऑफ आर वेक्टर बराबर कितना रहेगा, 1 रहेगी वैल्यू, ठीक है। मॉड आर की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अगर हम यहाँ से एक लंब डाल लेते हैं, समझना बात को, यहाँ से अगर आपने एक्स वाई का मान निकाला ना, पी का आपने माना, पी आपको जो बिंदु दिया है माना पी, हमने क्या मान लिया भाई, एक्स वाई। अब अगर आपको सदिश निकालना है, क्योंकि आपको बताना है कि सदिश कितना होगा, तो सदिश निकालने के लिए हमको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। अब एक्स वाई की वैल्यू कैसे होगी, साइन और कॉस का मान निकाल के उस हिसाब से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपने रखा साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान लंब बटे आधार के हिसाब से ये भाई वाई होगा और ये हो जाएगा एक्स। तो लंब और लंब आधार कर्ण के हिसाब से निकालेंगे तो साइन 30 का मान लंब बटे कर्ण यानी वाई अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो यहाँ से y का मान कितना निकलेगा, मॉड r की वैल्यू तो 1 है और साइन 30 का मान 1/2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और अगर आपने cos 30 डिग्री रखा तो cos 30 डिग्री आधार बटे कर्ण के हिसाब से निकालेंगे तो x अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर, मॉड ऑफ r वेक्टर की वैल्यू आपको 1 रखनी है। तो यहाँ से x का मान कितना जाएगा, cos 30 का मान √3/2, तो आ जाएगा √3/2। तो अब इस आधार पे आप सदिश दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, अतः अभीष्ट सदिश, अतः अभीष्ट सदिश। तो अभीष्ट सदिश जो आपको ओ पी वेक्टर दिखाएंगे वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी कि यहाँ से आप क्या दिखा रहे हैं, एक्स का मान √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ये हो जाएगा भाई फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना आप दिखा देंगे, ठीक है ना, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। अब वहीं पर अगर आप इस चीज का क्या कहते हैं मॉड निकालेंगे तो आपको आर वेक्टर बराबर 1 जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इतना अगर आप इसकी वैल्यू इस सदिश की वैल्यू अगर आप मॉड की वैल्यू निकालते हैं तो आपको 1 मिल जाएगी सिंपल तौर पे, और जो आपको दिखाना था वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। x1 y1 z1 और q x2 y2 z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल बहुत ही सिंपल है, आपको बिंदु दे दिया है P और Q, तो यहाँ से हम स्थिति सदिश निकाल सकते हैं। ओ पी वेक्टर हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। और ओ क्यू वेक्टर हम कह सकते हैं भाई कि x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, सिंपल,
ठीक है। तो यहाँ से हम पी क्यू सदिश ज्ञात कर लेंगे, क्या हो जाएगा ओ क्यू वैक्टर माइनस का ओ पी वैक्टर, तो ये हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। तो यहाँ से हम पी क्यू सदिश कह रहे हैं, कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, इतना हो जाएगा बिल्कुल। अब वो ये कह रहा था आपसे कि आदेश घटक और परिमाण ज्ञात करो, बहुत ही सिंपल है कि आदेश घटक की अगर मैं बात करता हूँ, आदेश घटक, ठीक है, तो आदेश घटक यहाँ से क्या हो जाएंगे, आई जे के जो आपको गुणांक कह रहा है वो हो जाएंगे, ठीक है, यानी x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, तो ये तो भाई हो गए आदेश घटक। अब आपसे पूछ रहा था परिमाण ज्ञात करो, मैग्नीट्यूड, तो हम यहाँ से परिमाण निकाल देंगे, यानी कि मॉड ऑफ पी क्यू निकालना है आपको, तो ये निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, सिंपल, ये हो जाएगा परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इस सवाल की बात करूँ, देखो सवाल तो सरल, सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन आपको जो उत्तरमाला में आंसर दे रहा है वो विस्थापन नहीं दे रहा है, सदिश दे रहा है, ठीक है। जो विस्थापन है, विस्थापन यानी आपकी एक लंबाई होनी चाहिए, है ना, अब वो ना देकर वो उस विस्थापन का सदिश के रूप में दे रहा है, यानी वो जो आपका हो रहा है परिमाण होना चाहिए, एक्चुअली में विस्थापन आपको दूरी को बताएगा, ठीक है, और प्रारंभिक बिंदु से जो अंतिम बिंदु होगा वो विस्थापन कहलाता है। लेकिन उत्तरमाला में जो आपका आंसर दे रहा है वो सदिश के रूप में दे रहा है। और दूसरी बात, अगर हम इस हिसाब से इस क्वेश्चन को निकालते हैं, समझना, तो आंसर अलग आता है, यानी कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि पश्चात व उत्तर से 30 डिग्री, यहाँ पर क्वेश्चन में पश्चिम ना होकर पूरब रहेगा, ठीक है। अगर हमको जो उत्तरमाला में उत्तर दिया उस हिसाब से अगर करना है तो फिर पश्चिम ना होकर पूरब रहना चाहिए, तब जाके आंसर सही आएगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, जो आपको क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से सवाल लगाते हैं और देखते हैं कि आंसर आपको आखिर मिलता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम दिशाओं की। आपको ये पता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या होता है, यहाँ पर उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम, सिंपल। मैं अभी आपको सिर्फ समझा देता हूँ किस तरीके से चीज़ें हो रही। अब समझो कि लड़की क्या करती है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, तो पश्चिम दिशा में कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी 4 किलोमीटर, बिल्कुल, ठीक है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर इस तरफ जाएगी, है ना। तो वो मान लो ये वो लड़की यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर गई, ठीक, इतना चली वो 4 किलोमीटर, कितना गई, 4 किलोमीटर, समझना बात को। इसके पश्चात हुआ है उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलती। अब अगर आपने यहाँ से एक इस तरीके से मान लिया, सपोज किया इस तरीके से, और यहाँ से वह 30 डिग्री पश्चिम दिशा में गई, तो 30 डिग्री पश्चिम दिशा में वो ऐसे जाएगी, ठीक है, तो ये कहलाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये आप 30 डिग्री समथिंग मान सकते हैं, ठीक है, समझना बात इस तरीके से। तो लड़की यहाँ पर 30 डिग्री की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है, फिर वो क्या करती है और रुक जाती है। मान लो चलने के बाद वो यहाँ रुक गई, ठीक है, इस जगह पर, इस वाले पॉइंट पर वो रुक जाती है, ठीक है। तो ये प्रारंभिक बिंदु था उसका, लड़की जहाँ से चली थी, और ये अंतिम बिंदु है। बेसिकली अगर हम क्वेश्चन में जो कह रहा है उस हिसाब से बात करें तो आपको प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की ये दूरी ज्ञात करनी है। और ये दूरी कैसे निकाल दोगे, बहुत ही सिंपल है, यहाँ से आपने लंब डाल दिया, ठीक है, और अगर आपको ये आधार मिल जाए, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपको अगर आधार मिल जाए और ये अगर लंब मिल जाए इतना, तो आप आसानी से जो कर्ण आप देख पा रहे हो वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो देखो एक हिस्सा तो ये मिल गया हमें 4 किलोमीटर का, ठीक है। दूसरा हम बहुत आसानी से ये कह सकते हैं कि h मान लो और इसको हमने x कह दिया, ठीक है। अब हम h और x की वैल्यू निकाल लेंगे और आपको हम फाइंड करके पता कर लेंगे, x आ गया h आ गया, तो फिर हम ये जो है ये पाइथागोरस के हिसाब से, कर्ण के हिसाब से निकाल सकते हैं। अब जरा समझना, एक बार फिर से हम देखते हैं और इसको थोड़ा मैं चित्र को सही से बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ किस तरीके से चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो है क्या भाई, जो लड़की है ये लड़की मान लिया, ठीक है,
और ये जो लड़की है वो यहाँ पर ओरिजिन पर खड़ी है, समझिएगा बात, ठीक है। इस ओरिजिन पर ये लड़की जो है वो खड़ी हुई है और यहाँ से उसने चलना शुरू किया। अब चलती है तो 4 किलोमीटर वो कहाँ गई, पश्चिम की तरफ। और ये आपको पता है ये नॉर्थ उत्तर हो गया, साउथ दक्षिण हो गया, ईस्ट ये आपका पूरब हो गया, और ये हो गया भाई वेस्ट पश्चिम, ठीक है। 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, ठीक है भाई। इसके बाद वो 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में गई, ठीक है। तो 30 डिग्री ये जो एंगल ले लिया हमने, ये कितना ले लिया हमने, 30 डिग्री एंगल ले लिया। अब ऊपर वाला अगर 30 डिग्री तो नीचे वाला एंगल कितना निकलने वाला है, 60 डिग्री निकलने वाला, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। तो यहाँ से वो कितना चलती है भाई, ये जो चलती है एंगल जो बनाती है ये वो 3 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है भाई, यहाँ से वो चली वो 3 किलोमीटर चली, ठीक है, बात क्लियर रहेगी। अब क्या करिए, यहाँ से आप लंब डाल लीजिए। इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपने क्या किया, थोड़ा सा चित्र चाहो तो आप बड़ा बना लेना, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, लंब डाल दिए इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ लंब डालने की बात करते हैं यहाँ पर हम, और हमने ये लंब डाल दिया इस तरीके से, ये डाल दिया लंब, ठीक है। तो अब 60 डिग्री को लेते हुए यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर मान लीजिए इस जगह पर हमने मान लिया H और इस जगह को हमने मान लिया X, ठीक है। तो अब 60 डिग्री जो एंगल है, 60 डिग्री को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा के हिसाब से H और X की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहली बात तो, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ मानना चाहो तो ये मान सकते हैं, ये O मान लेते हैं, और ये जो वाला पॉइंट है इसको हमने M बोल दिया। इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कह सकते हैं ये A बोल देते हैं, ये B बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या है भाई, O से A तक की जो दूरी है, O से A तक की दूरी 4 किलोमीटर, ठीक है। A से M तक की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर आप देख रहे हैं। इसके अलावा आपने माना A से B तक की दूरी हमने X किलोमीटर मान ली, और B से M तक की दूरी हमने H किलोमीटर मान ली, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं त्रिभुज ABM में। अब ABM में आप लगा दीजिए कि 60 डिग्री को लेते हुए साइन 60, ठीक है। तो अगर आपने साइन 60 लिया तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना H और कर्ण कितना भाई 3 किलोमीटर। तो यहाँ से साइन 60 का मान कितना, √3/2 बराबर H बटे 3। तो यहाँ से आप H की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 3 √3/2 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया। और अगर हमने cos 60 ना लेकर cos 60 ले लीजिए, ठीक है, हाँ ठीक है, cos 60 लेते हैं। तो cos 60 लिया तो cos 60 क्या, आधार बटे कर्ण, आधार कितना भाई, आधार x और कर्ण तो 3 रहेगा, और cos 60 का मान होता है 1/2, सो 1/2 बराबर x/3। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 किलोमीटर, ठीक है ना, 3/2 किलोमीटर। अब बात समझिए, लड़की जो है वो O से चलती है और M पर पहुंच जाती है, O से चलती है और कहाँ पहुंच जाती है, वो M पर पहुंच जाती है। तो इस हिसाब से आपको जो विस्थापन निकालना है वो O से M तक का विस्थापन निकालना है। बात को समझिएगा, कहाँ से कहाँ तक विस्थापन निकालना है, आप O से M तक का विस्थापन निकालना है, क्योंकि लड़की का प्रारंभिक बिंदु जो था वो O था और अंतिम बिंदु कहाँ पर पहुंच गई, वो M पर पहुंच गई। तो आपको O से M तक की जो दूरी निकालनी है, ये मान लेते हैं हम यहाँ पर, ये D किलोमीटर आपने मान ली, ठीक है, D किलोमीटर मान लिया। तो ये दूरी आपसे O से M तक की दूरी आपको निकालनी है। थोड़ा सा चित्र चाहो तो बड़ा बना लेना ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखे। अब आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि आपको H पता है, पाइथागोरस लगा देंगे OBM में, ठीक है। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OBM में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ओके। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर आपने लगा दिया तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है भाई, कर्ण तो आप D ले रहे थे तो D स्क्वायर, लंब था H तो H स्क्वायर, प्लस आधार क्या था 4 + x, ठीक है, ध्यान दीजिए, आधार O से B तक कितना था 4 + x, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ले लिया 4 + x का होल स्क्वायर। तो बस वैल्यू रख देंगे D स्क्वायर, H की वैल्यू रखनी है आपको 3√3/2, 3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 + x का मान 3/2 का
होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 27/4 प्लस ये कितना आएगा 8 3 11, 11/2 का वर्ग कर रहे हैं तो 121/4 यानी हो जाएगा 148/4 यानी आएगा 37d²। तो बेसिकली हम बात करें तो d बराबर आ गया √37 यानी ये आता है लगभग 6.08 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, टोटल जो आपको विस्थापन कह रहा है उस हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो साधारण रूप से आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम आंसर की बात कर ले, आंसर में आपको सदिश दे रहा है, बात को समझिएगा, आंसर में आपको क्या कह रहा है भाई, आंसर में आपको सदिश दे रहा है। ठीक है, तो फिर सदिश के लिए आप सदिश x और y की वैल्यू रख के x i कैप प्लस y j कैप करके निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन के आधार पे जाते हैं, ये तो ये हो गया भाई विस्थापन। ठीक है, अभीष्ट विस्थापन, अभीष्ट विस्थापन, तो यहाँ से आपने अभीष्ट विस्थापन कितना कहते हैं 6.08 किलोमीटर, ये आ जाएगा जो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि अगर आपको आंसर निकालना है तो आपको क्वेश्चन में सुधार करना पड़ेगा। पश्चिम की जगह अगर हम पूरब लेके करते हैं तो चीज़ें होंगी। और अगर आप मैं सदिश की बात करूं तो सदिश बहुत आसानी से आप बात कर सकते हो कि आप यहाँ पर जो एम पॉइंट देख रहे हैं, अब एम के बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक है, एम के बिंदु निकाल लेते हैं। अब एम का बिंदु कैसे निकलेगा, एम की अगर हम एम के बिंदु निकाल लेते हैं या फिर विस्थापन कह रहा है उतना ही पर्याप्त रहेगा। एम के बिंदु बहुत आसानी से आ जाएंगे, ये एच की दूरी, एच की दूरी। ठीक है, अगर हम एम बिंदु एम की बात करते हैं, समझिएगा बिंदु एम, तो बिंदु एम क्या हो रहा है, बिंदु एम हो जाएंगे, एक्स कितना चल रहा है, एक्स चल रहा है 4 + x यानी कि बिंदु और जो है वो निगेटिव दिशा में जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा -4 + x और h, यही बिंदु बनेंगे कि नहीं। x की निगेटिव दिशा है तो ये 4 और x ये जुड़ेगा, तो 4 और x जुड़ के, और लेकिन निगेटिव दिशा है तो -4 + x होगा, और y के लिए पॉजिटिव दिशा है तो h रहेगा। ठीक है, तो इस आधार पे आप क्या कह सकते हो कि अगर आपने x का मान कितना रखना था, x का मान रखना था 3/2, देख पा रहे हैं x का मान कितना रखना है आपको 3/2 रखना है, 3/2 और +4 कर रहे थे तो 11/2 हो रहा था। तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू बात करें तो -11/2 और h की वैल्यू हो रही थी 3√3/2, सिंपल। तो ये हो गया। अब m है और o का मान तो 0 0 है, तो अगर मैं इसके सदिश की बात करूं यानी ओ एम वेक्टर की बात करता हूं तो ओ एम वेक्टर बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि -11/2 i प्लस 3√3/2 जे कैप। तो इस आधार पे आप अगर निकालना चाहें तो हम ओ एम जो सदिश निकालने हैं इतना निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उत्तरमाला में देखेंगे तो उत्तरमाला में इतना सदिश नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सवाल में आपको पश्चिम दे रहा है। अगर हम सवाल पूरब को लेकर हल करें तो जो उत्तरमाला में सदिश दे रहा है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर हम इसका सदिश भी निकालने की बात करते हैं तो बिंदु एम आपने क्या दिखा दिया, देखिए बिंदु एम जो आपने निकाला वो निकाल लिया -4 + x एंड h, ये तो हो गया। ठीक है, अब अगर आपने अगर वैल्यू भी रख दी तो यहाँ पर ये -4 + x का मान कितना रखना था 3/2 और h का मान था 3√3/2। ठीक है, तो इस आधार पे आप जो कह रहे हैं m की वैल्यू, m का जो बिंदु है वो हो गया -11/2 एंड 3√3/2, इतना हो जाएगा। और इस आधार पे ओ एम जो सदिश आएगा वो हो जाएगा -11/2 i कैप प्लस 3√3/2 j कैप। ठीक है, अगर इसका आप मॉड भी निकालते, समझिएगा बात को मेरी, अगर आप इस सदिश का जो है वो मॉड निकालेंगे तो जो आपने आंसर निकाला है ना वही तो आ जाएगा बिल्कुल, -11/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक्चुअली में मॉडी की वैल्यू होती है। तो अगर आप यहाँ से निकालते तो देखो 121/4 और ये 27/4 148/4 यानी कि √37 जो कि होता है 6.08 किलोमीटर। ठीक है, तो विस्थापन की अगर हम बात कर रहे हैं और उस हिसाब से बात करें तो आंसर इतना होना चाहिए। लेकिन अगर उत्तरमाला की बात करें तो अगर हम वहाँ पर पश्चिम की जगह पूरब कर दें तो आंसर हम उस हिसाब से बना सकते हैं जिस हिसाब से उत्तरमाला में आंसर दे रहा है। ठीक है,
तो जैसे मैंने कहा, अगर हम इस क्वेश्चन को एक नए सिरे से सोचते हैं और पश्चिम की जगह अगर हम पूरब लेके चलते हैं, तो क्वेश्चन इस प्रकार से कि एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पूरब की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ कह रहा सवाल, तो देख लेते हैं। ओके, और यहाँ पर आप ये ले सकते हैं, ये भाई नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण, ईस्ट, पूरब एंड वेस्ट, पश्चिम। ठीक है, अब लड़की जो है वो प्रारंभिक बिंदु ये है ओ, मूल बिंदु ओरिजिन, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और 4 किलोमीटर तक चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने 4 किलोमीटर चला। अब उसने क्या किया कि यहाँ जब 4 किलोमीटर पर पहुँच गई, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, तो उसने 30 डिग्री का टर्न लिया पूरब दिशा में। अब वो पूरब दिशा में कहाँ जाएगी? पूरब दिशा में वो 30 डिग्री यहाँ की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम एंगल लेते हुए 30 डिग्री का बनाए, ठीक है, तो यहाँ से उसने ये देखिए जो 60 दिख रहा है आपको स्केल पर एंगल, वो 60 ना लेके आप 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री कहाँ से है? 60 डिग्री ये एंगल है, समझिएगा बात मेरी। 60 डिग्री जो एंगल देख रहे हैं ना आप, 60 डिग्री एंगल ये दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल 60 डिग्री, लेकिन ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री दिख रहा है। वो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो किस में दिया है आप स्केल पर देख पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सो अब वो क्या करती है, 30 डिग्री पूरब दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, बाकी आपको एंगल डालना आता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो वो क्या करती है कि 30 डिग्री उसने चलना शुरू किया, 30 डिग्री पूरब की ओर चलना शुरू किया। अब क्वेश्चन को करना इस तरीके से सोचा आपने, तो 30 डिग्री पूरब की ओर वो चली, इस तरीके से उसने ले लिया। ठीक है, अब वो 30 डिग्री जब पूरब की ओर चली यहाँ से, तो वो यहाँ पर पहुँच गई, इस वाले पॉइंट पर पहुँच गई, मान लीजिए इस वाले पॉइंट, और इस वाले पॉइंट को आपने M नाम दे दिया। अब आपको फिर से वही बात है कि O से M तक की जो विस्थापन है, विस्थापित दूरी है, वो निकाल के आपको दिखानी है। ठीक है, O से M तक की विस्थापित दूरी आपको निकाल के दिखानी है। तो ये आपको फाइंड करना है, ये वाली दूरी। ठीक है, ये दूरी आपको फाइंड करके दिखानी है। लेकिन उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ से एक लंब डालती, जैसे वहाँ पर भी आपने ये लंब डाला था ना, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इसी वाले के पहले सॉल्यूशन में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लंब डाल देते इस तरीके से, ये लंब डाल दी हमने अभी। ठीक है, तो अगर हम बात करें एंगल की, थोड़ा देख लेते, तो ये एंगल तो भाई 30 डिग्री था, तो फिर इस हिसाब से ये एंगल 60 डिग्री रहेगा, ये 90। ठीक है, और हमने ये H मान लिया और यहाँ पर हमने इसको X कह दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं O से, इसको हमने नाम दे दिया A नाम दिया, चाहे इसको A नाम ना देकर इसको हम नाम देते हैं A, और इसको नाम दे दिया B। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अब पूरे चित्र के आधार पे हम बात करें, तो O से B तक की दूरी, O से B तक की दूरी 4 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, A से B तक की दूरी हम मान लेंगे x किलोमीटर, और B से M तक की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर, क्योंकि वो B से 3 किलोमीटर M दिशा की तरफ गई। ठीक है, सो BM यहाँ पर आप ले लीजिए, BM वो चली 3 किलोमीटर, और आपने माना क्या माना कि AB हमने मानी भाई x किलोमीटर, और AB x किलोमीटर मानी, और AM h किलोमीटर मान ली। ठीक है, ये दूरी। तो यहाँ पर हम एंगल जो ट्राइंगल लेंगे, त्रिभुज लेंगे, वो ले लेंगे हम ABM में। अब इस ABM में आप साइन और कॉस का लगाएंगे, तो अगर हमने साइन 60 लगाए, साइन 60, तो साइन 60 के आधार पर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना H और कर्ण कितना 3 किलोमीटर, और साइन 60 √3/2। तो H की वैल्यू तो यहाँ से आपकी वही आएगी जो पहले भी निकाली थी अपने, H/3 था यहाँ पर। H की वैल्यू आ जाएगी 3 √3/2 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम cos 60 लगाते हैं, तो आधार बटे कर्ण के आधार पे हम कह सकते हैं कि x/3, तो cos 60 का मान 1/2 बराबर x/3। तो यहाँ से आपने x का मान कितना निकाल लिया, x का मान निकाल लिया हमने 3/2 किलोमीटर।
ठीक है। अच्छा, ओ से ए तक की दूरी, ये दूरी कितनी कहलाएगी आपको पता है? ओ से ए तक की दूरी ये हो जाएगी 4 में से x घटा के 4 माइनस एक्स किलोमीटर। कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। ठीक है, तो अभी आपको ओ से एम तक की दूरी निकालनी है। तो ओ से एम तक की दूरी आप कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं बात करूं तो आसानी से ओ ए एम, आपको त्रिभुज ओ एम दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल ओ एम दिखना चाहिए। देखिए ओ ए एम, ये वाला त्रिभुज आपको दिखना चाहिए। इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे सिंपली। ठीक है, तो ओ ए एम में समकोण त्रिभुज ओ ए एम में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। सो पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो कर्ण क्या भाई? कर्ण आपने यहाँ पर इसको डी मान लिया, ओ से एम तक के लिए माना डी। ठीक है, और विस्थापन आपको निकालना, तो डी स्क्वायर बराबर लंब रहेगा एच और आधार रहेगा 4 माइनस एक्स। बिल्कुल ठीक है, देख लीजिए, गौर कीजिए। ठीक है ना, तो अगर हम ओ ए एम त्रिभुज की बात करें तो ये लंब रहेगा और जो आधार है वो रहेगा 4 माइनस एक्स। ठीक है ना, इतना रहेगा। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। सो डी स्क्वायर, एच का मान 3 अंडर रूट 3 बटे 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का मान 3 बटे 2 स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना हो रहा है? 27/4, 27/4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में 3 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25/4। तो ये कितना निकलेगा? 52/4। ठीक है ना, 13 चौको 52 होता है, तो ये बचेगा 13। सो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई डी की जो वैल्यू आएगी √13 हो जाएगा। अब √13 किलोमीटर आप कह सकते हैं, या फिर 13 का अगर आपने 13 का अगर हमने वर्गमूल निकाला तो 3.60 आ जाएगा। सो डी की वैल्यू आ जाएगी 3.60 किलोमीटर। ठीक है, देखिए कितना अंतर आ गया, 6.08 आ रहा था, 3.60 किलोमीटर आ गया। वहीं पर अगर मैं विस्थापन की, ये तो हो गया टोटल विस्थापन इतना। ठीक है, विस्थापन की जब बात कर रहा है तो विस्थापन का मतलब हो गया लंबाई, है ना, और यही आपको निकालना है। लेकिन उत्तर माला में जो आपका आ रहा है वो सदिश आ रहा है, तो सदिश भी निकाल सकते हैं। अब बिंदु एम निकाल लीजिए और निकाल सकते हैं। तो बिंदु जो एम कहलाएगा, आपको पता है बिंदु एम क्या कहलाएगा? देखो एक्स की निगेटिव दिशा है तो ये कहलाएगा माइनस का 4 माइनस एक्स इतना, और एच अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिए इस बात को, एक्स क्योंकि आपको एम बिंदु निकालना है तो यहाँ से एक्स के लिए कितना चला 4 माइनस एक्स, और वाई के लिए कितना चल रहा है? एच चल रहा है। ठीक है, लेकिन एक्स की निगेटिव दिशा है तो 4 माइनस एक्स किस में होगा? माइनस में रहेगा। ठीक है, सो ये आएगा माइनस, ये 4 माइनस यहाँ पर रखेंगे 3/2 और एच का मान 3 अंडर रूट 3/2। तो यहाँ से कितना निकलेगा? 8 में 3 गया 5, तो ये निकलेगा माइनस का 5/2 एंड 3 अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं ओ एम सदिश जो हो जाएगा माइनस का 5/2 आई कैप प्लस 3 अंडर रूट 3/2 जी के। तो अगर आप उत्तरमाला में देखेंगे तो आपको ये आंसर दिखाई देगा। ठीक है, उत्तरमाला में आपको आंसर ये दिखाई देगा। लेकिन फिर वही बात की विस्थापन आपको निकालना है, तो विस्थापन का मतलब होता है परिमाण, यानी कि आप बेसिकली क्या करेंगे? माइनस का 5/2 का वर्ग और प्लस का 3 अंडर रूट 3/2 इसका वर्ग करेंगे। तो जब आप इसको करते हैं तो ये आपको पता है √13 आता है, और √13 की वजह से जो आंसर आ जाता है √13 का मान 3.60 किलोमीटर आप आंसर कर सकते हैं। तो इतना भी बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये आपको कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तब क्या यह सत्य है कि मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो कुछ सवाल आपको ये इस तरीके से दे रहा है, तो जो दिया है भाई वो ले लिया। अब देखो मॉड की बात कर रहा है तो दोनों पक्षों में आप सिंपली मॉड ले लीजिए। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी। ठीक है, अभी क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे सिंपली। तो मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया मॉड ऑफ बी प्लस मॉड सी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड ए का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर मॉड बी प्लस मॉड सी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड बी प्लस सी, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। देन मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब आपको पता है बी डॉट बी हो जाएगा यहाँ से मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ये बी डॉट सी, और सी डॉट बी को भी हम बी डॉट सी लिख सकते हैं, और यहाँ पर सी डॉट सी हो जाएगा मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर, सिंपल। देन ये है मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी, एंड बी डॉट सी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर, ठीक है। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की जगह हम ले लेंगे मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप ले रहे हैं कि मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो केस बन सकते हैं, यदि कॉस थीटा की वैल्यू हो जाए 1, केस 1, ठीक है। केस फर्स्ट लेते हैं, अगर हम कह दें कि कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या कि जो थीटा ले रहे हैं वो आप 0 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर ये केस अप्लाई करेंगे तो उस केस में हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हो रहा है कि मॉड ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो मॉड बी प्लस मॉड सी इसका होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ तुलना करेंगे, और तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि मॉड ए बराबर मॉड बी प्लस मॉड सी। लेकिन ये भी तो बात हो सकती है कि भाई अगर कॉस थीटा का मान 1 के बराबर ना हो जाए, ठीक है, केस 2 व्हेन, जब हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब क्या कि थीटा 0 के बराबर नहीं हो रहा। अगर हम थीटा का मान 0 डिग्री ना लेकर कुछ और लेते, ठीक है, तब उस केस में कि हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू रहेगा मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड बी मॉड सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है। हम क्या रख रहे हैं कि कॉस थीटा 1 के बराबर नहीं, इस हिसाब से अगर लेके चले तो मॉड ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू हो जाएगा मॉड बी प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर। अगर दोनों तरफ आपने तुलना करी तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर, तुलना करने पर यहाँ से हम कह सकते हैं नॉट इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, इसलिए केस 1 और 2 से यह आवश्यक नहीं है कि क्या आवश्यक नहीं है कि मॉड ए बराबर मॉड बी प्लस मॉड सी हो ही जाए, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, एक केस में हो भी रहा, एक केस में नहीं भी हो रहा, तो इतना आप दिखा देंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपको अगर x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एक मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश यानी इसके जो परिमाण होगा वो मॉड की वैल्यू 1 होगी, तो आपने इसको a मान लीजिए या ना भी मानिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से आपने a वेक्टर क्या कह दिया कि हो जाएगा x i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। आपको x की वैल्यू निकालना, तो आपसे कह रहा है कि चूंकि सदिश मात्रक सदिश है यानी कि मॉड ऑफ ए बराबर 1। अब यहाँ पर अगर आपने वैल्यू रख दी तो अंडर रूट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। ये तो आपको दिया है ना, दिया है, ओके। सो अगर आपने दोनों पक्षों का वर्क कर दिया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 1 एंड एक्स स्क्वायर बराबर आप ले रहे हैं 1/3 एंड x बराबर आप कह सकते हैं प्लस माइनस 1/√3, और यही आंसर हो जाएगा, सिंपल, बस और कुछ नहीं करना है सवाल में, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। ये आपको सवाल कुछ कह रहा है, ठीक है। तो परिणामी के समांतर आपको निकालना है, यानी कि ए और बी को आपको जोड़ना है। परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई। तो अब यहाँ पर आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर ले लिया और यहाँ पर आप कह रहे हैं अभीष्ट, अब माना, यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए माना, हम एक सदिश लेके चल सकते हैं, माना
अभीष्ट परिणामी सदिश, ठीक है, इसको हमने सी वेक्टर नाम दे दिया और ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। सो ये हो रहा है 2i प्लस 3j माइनस k प्लस i माइनस 2j प्लस k, ठीक है। सो ये कितना हो रहा है 3i 3j एंड 2j हो जाएगा ये j माइनस k और ये k, सिंपली आप माइनस k और प्लस k कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से, और ये सी वेक्टर हमने ले लिया। अब आपको निकालना है मात्रक सदिश, ठीक है, तो इसका हम मात्रक सदिश निकाल लेते हैं, मात्रक सदिश, ठीक है, मात्रक सदिश यानी सी कैप क्या कहलाएगा, सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी, ये कहलाएगा। तो सी वेक्टर कितना है 3i प्लस j अपॉन में जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं 3i प्लस j अपॉन अंडर रूट 10, ठीक है। तो ये हो गया मात्रक सदिश। अभी आपको निकालना था जिसका परिणामी 5 इकाई। अब परिणामी 5 इकाई होने का मतलब ये है कि आप 5 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अतः अभीष्ट, उत्तर लिख दीजिए, या अभीष्ट मात्रक सदिश, अभीष्ट मात्रक सदिश। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे, ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ना इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 का गुणा करने पर 3i प्लस j अपॉन अंडर रूट 10, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कि 5c कैप, ठीक है। सो यहाँ से गुणा करने के बाद ये कितना हो जाएगा 5 3 15, तो यहाँ पर आप कर देंगे 15 अपॉन अंडर रूट 10 i कैप प्लस 5 और अपॉन में अंडर रूट 10 j कैप। तो ये आंसर तो इतना भी कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऊपर नीचे अगर आपने 10 का रूट 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 15 अंडर रूट 10 बटे 10 i कैप प्लस 5 अंडर रूट 10 बटे 10 j कैप। ऊपर नीचे रूट 10 का गुणा कर देंगे, तो अब 5 से काट लीजिए, तो 5 से 3 अंडर रूट 10 अपॉन 2 i कैप प्लस अंडर रूट 10 अपॉन 2 j कैप। तो आंसर में हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप और सी वेक्टर आपको कह रहा है कि सी कह रहा है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, तो सदिश 2a माइनस बी प्लस 3c के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए आपसे सवाल कह रहा है, ठीक है। तो सवाल में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपली सवाल आपसे कह रहा है और 2a माइनस बी प्लस 3c यहाँ से हम एक सदिश के रूप में बना लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर की वैल्यू अगर निकालें तो 2a वेक्टर रख रहे हैं i प्लस j प्लस k, देन माइनस बी रखते हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड प्लस 3c रखते हैं, तो 3 एंड c की वैल्यू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ओके, माइनस का 2i कैप प्लस में ये हो जाएगा भाई j कैप माइनस का 3k कैप, ओके, प्लस 3i कैप माइनस का 6j कैप एंड प्लस का 3k कैप, इतना कुछ मिलेगा। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कट क्या रहा है, ये 2i कैप एंड 2i कैप प्लस माइनस ये कैंसिल हो सकता है, और 3k कैप प्लस माइनस यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से बच जाएगा 3i कैप, देन j के लिए बात करें तो 2j एंड j मिलके 3j और 6j में से जाएगा तो माइनस का 3j कैप कह सकते हैं, 2k कैप बच जाएगा प्लस का 2k कैप। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः अभीष्ट मात्रक सदिश, ठीक है, अभीष्ट मात्रक सदिश। तो यहाँ से भाई हम अभीष्ट मात्रक सदिश क्या कह सकते हैं कि ये तो हो जाएगा भाई कि 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप और अपॉन में इस चीज़ का आपको मॉड लेना है, यानी 3i कैप माइनस का 3j कैप प्लस 2k कैप, इसकी हम मॉड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप अपॉन में अंडर रूट 3 स्क्वायर, देन प्लस में माइनस 3 स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना हो रहा है 3i माइनस 3j प्लस 2k अपॉन में ये हो रहा है 9 और 9 18, 18 4 22, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम इतना कह सकते हैं। तो यहाँ से हम फाइनल आंसर कह सकते हैं, अगर आपने अंडर रूट 22 का भाग दे दिया तो ये हो जाएगा 3/√22 माइनस 3/√22 प्लस 2/√22 ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी संरेख हैं और बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। इतना आपको कह रहा है। तो जो दिए हैं बिंदु उनकी मदद से हम स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं भाई ओ ए वेक्टर हो जाएगा i माइनस 2j माइनस 8k, ओ बी वेक्टर हम कह सकते हैं 5i और माइनस का 2k क्योंकि j तो 0 हो जाएगा, एंड यहाँ से ओ सी वेक्टर कह देंगे 11i प्लस 3j प्लस 7k, ठीक है। अब देखो संरेख होने के लिए मैंने आपको बता रखा है ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी दिखा देंगे, ठीक है। तो हम ए बी वेक्टर अगर ज्ञात करते हैं तो ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी है 5i माइनस 2k, देन माइनस ओ ए वेक्टर ले लीजिए i माइनस 2j माइनस 8k। तो यहाँ से 5i में से i गया तो बचे 4i एंड प्लस का 2j हो जाएगा, माइनस 2k में से प्लस का 8 जाएगा तो प्लस का 6k बच जाएगा। ए बी देन बी सी वेक्टर अगर निकाला तो ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर, ओ सी कितना 11i प्लस 3j प्लस 7k माइनस ओ बी कितना भाई 5i माइनस 2k है ना। तो 11 में से 5 गया तो ये बचेगा 6i और प्लस का 3j बच जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, ये 7 और माइनस माइनस प्लस तो 2 ऐड हो जाएगा तो 9k हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से ए बी हो गया, बी सी हो गया, देन ए सी वेक्टर और निकालेंगे। ए सी वेक्टर हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए वेक्टर, ओ सी कितना 11i प्लस 3j प्लस 7k एंड माइनस का ओ ए वेक्टर लेना है i माइनस 2j माइनस 8k, ठीक है। तो यहाँ से कितना 11 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 10i 3j और माइनस माइनस प्लस 3 2 5 5j और 7 8 7 15k हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यदि बिंदु ए बी सी, यदि बिंदु ए बी सी संरेख हैं तो हम कह सकते हैं भाई ए सी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर कितना निकाला हमने 10i प्लस 5j प्लस 15k बराबर ए बी निकाला था 4i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। देखिए ए बी कितना निकालता, हाँ 4i प्लस 2j प्लस 6k, ये निकाला था 4i प्लस 2j प्लस 6k, देन प्लस बी सी इनकी वैल्यू निकाली हमने 6i प्लस 3j प्लस 9k, यही तो वैल्यू निकाली है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये ए बी का जो मान हमने निकाला वो इतना निकाल दिया और बी सी का जो मान निकाला वो इतना निकाल दिया और ए सी की जो वैल्यू थी वो इतनी निकाल दी और इन सारी वैल्यू को उठा के रख दिया। सो 10i प्लस 5j प्लस 15k बराबर हमको मिल रहा है 10i प्लस 5j प्लस 15k, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसलिए बिंदु ए बी सी संरेख है, बिंदु ए बी सी संरेख है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि आपको बताना है जो B है वो C को किस रूप में विभाजित करता है। अब हमें ये निकालना था कि जो बिंदु B है वो AC को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु B द्वारा सदिश AC
AC वेक्टर को विभाजित करने का अनुपात, विभाजित करने का अनुपात, ये आपको निकाल के दिखाना था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या दिखाएंगे कि जो बी होगा वो AC को किस अनुपात में डिवाइड करेगा, उसके लिए आप अनुपात निकाल। देखिए सिंपली यहाँ पर ऐसे ले लीजिए ए बी, अगर मैं आपको समझाऊँ तो आप क्या कर देंगे कि ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए मॉड, क्योंकि आपको यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू पता चल गई, यहाँ पर कुछ वैल्यू पता चल गई, तो आप इसका अनुपात निकाल के बता सकते हैं कि भाई इसके बीच में जो अनुपात होगा वो कितना होगा। तो ए बी अनुपात या ए बी बटे बी सी वेक्टर, ये कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मॉड ए बी अपॉन मॉड बी सी, और ए बी और बी सी की आपने वैल्यू निकाली है। ये देखिए, ये थी, ये वाली वैल्यू थी ए बी की और ये वाली वैल्यू थी बी सी की। ठीक है, तो हम ए बी और बी सी के लिए मॉड निकाल के यहाँ पर रख देंगे। सो मॉड 4i प्लस 2j प्लस 6k अपॉन में यहाँ पर हम लेंगे मॉड इस तरीके से, और अपॉन में ये है भाई 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, और मॉड में तो यहाँ से हमको कितने मिल जाएगा, ये हो रहा 16, या फिर पहले आप प्रॉपर तरीके से लिखें कि अंडर रूट ऑफ 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, और अपॉन में यहाँ पर आएगा अंडर रूट ऑफ ये 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, इस तरीके से। एंड हम यहाँ से कर लेंगे 16 प्लस 4 प्लस 36 अंडर रूट में अपॉन में 36 प्लस 9 प्लस 81। ठीक है, 16 4 20 और ये 36 कितना हो जाएगा 56, और अपॉन में ये हो जाएगा 90 और 126। ठीक है, तो 14 चौको 56 कर सकते हैं, 14 गुणे 4, और अपॉन में 14 नंबर, तो ये 14 गुणे 9 कर सकते हैं। तो यहाँ से 4 बार निकलेगा तो 2 और रूट ऑफ 14, एंड ये 9 बार निकलेगा 3 अंडर रूट 14, अंडर रूट कट जाएगा। तो जो अभीष्ट, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः अभीष्ट अनुपात, अब अतः अभीष्ट अनुपात, और यहाँ पर आप ले लीजिए 2/3, तो अभीष्ट अनुपात हो जाएगा 2:3 का। तो ये हो जाएगा भाई आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यह भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि पहली बात तो ये है कि देखो, बाह्य विभाजन के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ पुराने वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, वहाँ से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर है वो P और Q को बाह्य विभाजित के लिए कह रहा है। ठीक है, बात को समझिएगा, P और Q के लिए ये रेखाखंड P हो गया, यहाँ से Q तक, P से Q तक रेखाखंड हो गया। अब इसके बाह्य के लिए कह रहा है कि जो है इसको इस तरीके से एक ये ले लिया हमने यहाँ पर R। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि R जो है PQ को बाह्य विभाजित कर रहा है, और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि बाह्य के लिए, या फिर मैं अंतः की बात करूँ, जैसे मान लीजिए R यहाँ लेते और यहाँ पर M और N लेते थे, तो जो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला लेते थे क्रॉस में, M का गुणा हम N के साथ और N का गुणा P के साथ करते थे। ठीक है, और चूंकि बाह्य के लिए बात कर रहे हैं तो हम जो चिन्ह लेते थे वो बीच में माइनस का चिन्ह लेते थे। मैं यहाँ पर सिर्फ बात कर रहा हूँ फॉर्मूले की, कि फॉर्मूला आप कैसे बनाते थे। फॉर्मूला बनाते थे कैची गुणा करके रूप में। ठीक है, M का गुणा Q के साथ और N का गुणा P के साथ करेंगे, और चूंकि बाह्य की बात कर रहे हैं हम, तो चिन्ह माइनस का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ले रहे हैं कि बिंदु R रेखाखंड P को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है। ठीक है, अब बाह्य विभाजित कर रहा है तो आपको R निकालना है। तो R कैसे होगा, 1:2 के हैं तो 2 और गुणे Q होगा माइनस 1 गुणे Q, M N होता ना। ठीक है, देखो
एक अगर मैं आपको देखा 1 और 2 और यहाँ पर हम P और यहाँ Q लेते हैं तो 1 का गुणा 2 के साथ, 1 का गुणा Q के साथ और 2 का गुणा P के साथ होगा, बीच में चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, तो 1 इंटू क्यू माइनस 2 इंटू पी अपॉन 1 माइनस 2 ऐसे रहेगा। सो 1 क्यू की वैल्यू रखनी है हमें a माइनस थ्री बी वैक्टर माइनस 2 और p की वैल्यू रखनी है 2a वैक्टर प्लस b वैक्टर अपॉन 1 माइनस 2। ठीक है, तो कितना जाएगा a वैक्टर माइनस 3b वैक्टर माइनस 4a वैक्टर माइनस 2b वैक्टर अपॉन माइनस का 1, तो यहाँ से हो रहा है भाई माइनस 3a वैक्टर माइनस का 5b वैक्टर अपॉन में माइनस 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो R बिंदु निकल आया वो हो गया 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। तो ये अपन को आंसर चाहिए था बिंदु R, तो ये वही आंसर निकल आया। अब वो कह रहा है जो बिंदु P है वो RQ रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु होने के लिए हम ये दिखा सकते हैं कि देखो मध्य बिंदु है तो अनुपात कितना होगा 1:1 का। तो अगर आपने P का मान निकाल दिया या फिर समझिएगा आपको P का मान दिया है और आप अनुपात दिखा दो, कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ दोनों चीज़ें समझिएगा। आप ये लेके चलिए कि P का मान आपको पता है तो फिर आप अनुपात दिखा दो 1:1, या फिर आप ये लेके चलिए कि अनुपात आप 1:1 लेके चले और P की वैल्यू दिखा दो। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, दोनों ही ऑप्शन में या तो ये या फिर ये। ठीक है, कोई एक लगा दीजिएगा, कोई भी एक। ठीक है, देखिए कैसे कि अगर आपने जब ये माना यदि मध्य बिंदु है तो अनुपात कितना रहेगा, अनुपात रहेगा 1:1। तो यहाँ से अगर आप अनुपात 1:1 लेके चल रहे हो तो आपको P का मान जो दिया था 2a प्लस b वो निकाल के दिखा देंगे। तो कैसे भाई, P बराबर ये हो जाएगा R प्लस क्यू अपॉन 2, है ना। यही होता है मध्य बिंदु के लिए सूत्र, दोनों को जोड़ के बटे 2 करते हैं। तो R कितना निकाला आपने, R निकाला 3a प्लस 5b और Q था अपने पास a माइनस 3b और अपॉन में कितना रहेगा 2, है ना। तो 3a एंड ये हो जाएगा 4a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर अपॉन 2। तो यहाँ से हम P के लिए कह सकते हैं ये हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो यहाँ से आपने कह दिया कि अतः सिद्ध है कि P RQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ऐसे लगा सकते हैं, बात को समझिएगा मेरी, अथवा ये एक तरीका है। ठीक है, जहां पर आपने क्या कहा कि हम अनुपात लेके चले और आपने R का मान दिखा दिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं कि जब P की वैल्यू आपके पास है, P की वैल्यू आपको दे रखी है 2a प्लस b वेक्टर, तो यहाँ पर आप P कितना निकालेंगे R प्लस Q और अपॉन में 2। तो यहाँ पर आप अनुपात 1:1 दिखा देंगे। अब कैसे दिखाएंगे, देखो P का मान आपके पास है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर R की वैल्यू हमको निकाली 3a प्लस 5b और प्लस Q का मान कितना निकाला, Q का मान आपको दिया है a माइनस 3b अपॉन में 2, है ना। सो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर यहाँ पर हो जाएगा भाई 4a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर अपॉन का 2 और यहाँ पर हम ले रहे हैं 2a। अच्छा, आपको यहाँ पर अनुपात निकालना है तो यहाँ पर m और n मानना पड़ेगा, समझिएगा बात मेरी। m और n अगर हम मान के चलते हैं तो m और n का अनुपात दिखाना पड़ेगा ना, हमें समझना बात को। यहाँ पर इस तरीके से p m, चूँकि यहाँ पर आप p मान रहे हैं और अनुपात दिखा रहे हैं, तो m q प्लस n r अपॉन m प्लस n ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो m q कितना रखना है, q रखना है a माइनस 3b
ओके, प्लस एन, आर हमने निकाला 3a प्लस 5b वेक्टर अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से निकल के आएगा m a वेक्टर माइनस 3m b वेक्टर प्लस 3n a वेक्टर प्लस 5n b वेक्टर अपॉन m प्लस n। अब m प्लस n का यहाँ हम गुणा करा लेते हैं, तो 2a प्लस b वेक्टर एंड m प्लस n, और ये बराबर में हमें मिल जाएगा a वेक्टर कॉमन निकालने पर a प्लस, एक्चुअली मैं m a वेक्टर कॉमन निकालें कि n, चलो कोई दिक्कत नहीं, उससे पर आपको m और n का अनुपात निकाल के दिखाना है। तो एक साइड m कर लेंगे और एक साइड n कर लेंगे, तो m कॉमन रहेगा, तो m का कॉमन रहेगा तो ये हो जाएगा भाई a माइनस का 3b वेक्टर ले लेंगे प्लस n, और ये 3a प्लस 5b वेक्टर, ठीक है। एक साइड m रखेंगे, एक साइड n रखेंगे, ओके। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ये हो गए m 2a प्लस b वेक्टर प्लस n 2a प्लस b, ओके, बराबर m a माइनस 3b प्लस n 3a प्लस 5b। अच्छा, तो अब जरा पक्षांतर करो, m के साथ m की वैल्यू ले जाओ, 2a प्लस 5 वेक्टर माइनस m a माइनस 3b वेक्टर बराबर n 3a प्लस 5b माइनस n 2a प्लस b, ओके। सो यहाँ से m कॉमन निकालेंगे तो ये होगा 2a प्लस b माइनस a प्लस 3b वेक्टर बराबर n, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो 3a प्लस 5b माइनस 2a माइनस b वेक्टर। तो m के साथ कितना बचना है, ये a वेक्टर प्लस का 4b वेक्टर बराबर n, यहाँ पर कितना बचना है, ये a वेक्टर प्लस का 4b वेक्टर। तो यहाँ से m अपॉन n किया अपन ने, तो ये बच रहा है a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर अपॉन में a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं सिंपली कि m अनुपात 1 आया है, 1 अनुपात 1। तो यहाँ से हमने कह दिया कि अतः p रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है, रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। अब देखो, आपको निश्चित तौर पे लग रहा होगा कि जो पहला मेथड था वो काफ़ी आसान था, सिंपली आपने कर दिया। दूसरे मेथड में आपको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस यानी लॉन्ग दूरी, आपने लंबा सॉल्यूशन इसको निकाल के दिखाया। तो मेरा मतलब आपको ये था कि आप कर रहे हैं किस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका आपके पास ये रहा, ये देख सकते हैं, एक ये तरीका है लगाने का जो मैंने शुरुआत में बताया, और एक ये तरीका है जब आप P लेके चलेंगे और आपको पता नहीं है कितना अनुपात है, ठीक है ना, पता नहीं है कितना अनुपात है, और जो अनुपात आप निकाल के दिखा देंगे वो 1 अनुपात 1 का अनुपात निकाल के दिखा देंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे भी जाइए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आपको कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप और i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप है। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है बहुत आसान है, मॉड ऑफ a प्लस b कर सकते हैं, जो उसके भुजाएं होती हैं उस आधार पर। दूसरा, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि ये a वेक्टर यहाँ पर कुछ ले लिया और ये इस तरीके से हमने b वेक्टर ले लिया, तो भाई इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, जो विकर्ण कहलाएगा वो a प्लस b वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने मान ली जो संलग्न भुजाएं थी, माना a वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप और b वेक्टर बराबर हमने कह दिया i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये कह दिया। सो यहाँ से हम फाइनली विकर्ण निकाल सकते हैं। विकर्ण क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस b, तो a प्लस b के आधार पे हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3i कैप और 4 2 6 माइनस का 6j कैप, 5 में 3 गया 2, तो प्लस का 2k कैप, ठीक है, प्लस का 2k कैप हो जाएगा, इतना आ जाएगा ये विकर्ण। अब ये कह रहा है विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो अभीष्ट मात्रक सदिश, ठीक है। तो अभीष्ट मात्रक सदिश क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यही कहलाएगा बिल्कुल।
तो ये कितना हो जाएगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, और अपॉन में हम ले लेंगे इसका मॉड, तो 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। तो ये हो जाएगा आपके पास कि 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 40 49 आ जाएगा, यानी कि 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में अंडर रूट ऑफ 49। अच्छा, ये कितना बच जाएगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में 7 का हम अलग अलग भाग दे देंगे, 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। तो ये मात्रक सदिश निकालना था, तो ये तो हो जाएगा मात्रक सदिश, और यहाँ से हम निकाल देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और ए और बी की वैल्यूज क्या थी ये आपको ध्यान रखना है। ए वेक्टर की आपके पास वैल्यू थी 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर की हमारे पास वैल्यू थी i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, सो ये वैल्यू रख देंगे और निकाल देंगे मॉड के लिए। i j k लेना है, देन 2 माइनस 4 5 एंड 1 माइनस 2 माइनस 3 ले लेंगे, और i कैप के साथ ये आएगा 12 प्लस 5 10 माइनस j कैप के साथ आएगा माइनस का 6 माइनस का 5 प्लस k कैप के साथ आ जाएगा कितना माइनस का 4 और प्लस का 4 एकम 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी रहता है ना, तो मॉड के लिए निकालेंगे, यानी ये जो वैल्यू रहेगी ये किस में रखनी है, आपको मॉड में रखनी है, ये वैल्यू किस में रखनी है सारणिक और देन मॉड। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं मॉड, ये हो जाएगा 22i कैप माइनस माइनस प्लस 11j कैप, और k कैप के लिए तो 0 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 484 प्लस 121, यानी हो जाएगा 605। ठीक है, अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 121 गुणे 25 के रूप में, 121 गुणे 5 के रूप में। ठीक है, 121 गुणे 5 है ना, 5 12 5 60। ठीक है, तो 121 बाहर निकलेगा तो 11 अंडर रूट 5 वर्ग इकाई, कुछ इतना भाई क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि दर्शाइए कि OX, OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन कोज्याएं 1/√3 1/√3 1/√3 है। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पर हमने XYZ अक्ष ले लिए, ठीक है, और OP एक हमने सदिश ले लिया, इसको आप नाम दे सकते हैं चाहो तो R वेक्टर। तो ये आपको सवाल कह रहा है कि R वेक्टर यानी कि OP वेक्टर अक्षों के साथ अब ये चीज आप मान के चल रहे हैं। ठीक है, माना R वेक्टर यानी OP वेक्टर अक्ष कौन से हैं आपके पास, अक्ष हैं OX, OY, OZ के साथ बराबर कोण थीटा बनाता है। ठीक है, ये हम मान के चले। अब देखिए एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो यानी कि x के साथ भी थीटा एंगल, y के साथ भी थीटा एंगल बनाएं, और हम z के साथ भी थीटा एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भाई अल्फा भी थीटा है, बीटा भी आप थीटा ले रहे हैं, और गामा भी हम थीटा ले रहे हैं। और आपने पढ़ रखा है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा लिखना। ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये अब इन सब की जगह थीटा रख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी आप कह रहे हैं भाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1/3, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1/√3, यानी ये एंगल आ गया थीटा बराबर हो गया कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या कह दिया कि अतः सदिश की दिक् कोज्याएं, अतः सदिश की दिक् कोज्याएं कितनी हो रही भाई 1/√3 है, जो हमें दिखाने के लिए कह रहा था। तो हैंस प्रूव्ड। ओके, इतना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अब अगर आप मान लीजिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दे दिए, एक ऐसा सदिश डी वेक्टर ज्ञात करने के लिए कह रहा है जो ए और बी दोनों पर लंब है, और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको 15 कह रहा है। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मैं इसके 2 मेथड बताने वाला हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो आपका ये सीधा लेकिन लॉन्ग मेथड कि ए जो डी है सदिश वो ए और बी दोनों पर लंब है। अब चूंकि सदिश डी ए और बी दोनों पर लंब है, इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा, सिंपल। तो आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिया है और हमने डी वेक्टर मान लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने डी वेक्टर मान लिया। अब ये कह रहा है आपसे कि चूंकि डी वेक्टर सदिश ए और बी पर लंब है। ठीक, बात को समझिएगा। अब जब डी ए और बी पर लंब है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डी डॉट ए बराबर 0। तो डी डॉट ए बराबर 0 यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और डॉट ए वेक्टर। सो ए वेक्टर अपने पास था आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, बराबर हमने 0 ले लिया। अब यहाँ से अगर हम गुणा करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 0। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, और आपसे कह रहा था भाई सवाल में कि जो d है वो b पर लंब है। अब चूंकि d अगर b पर लंब हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि d वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0। d कितना भाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और हम b की वैल्यू रख रहे हैं कितनी 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप बराबर 0। ठीक है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप बराबर 0। तो यहाँ से हमने कह दिया 3x हो जाएगा माइनस 2y प्लस 7z बराबर 0। ये हो गया भी समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 ले लिया। देन आपको दिया है कि चूंकि डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर या फिर सी डॉट डी कर लो या डी डॉट सी कर लो, एक ही बात है। ठीक है, बराबर 15। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि भाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड डॉट सी की वैल्यू कितनी थी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप बराबर हमने 15 ले लिया। तो यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस माइनस का y, 2x माइनस वाई और प्लस का 4z, यही मिलेगा बराबर 15। तो ये हो जाएगा भाई समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण आपको मिल गए। समीकरण ये मिल गया आपको x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 0, देन 3x माइनस 2y प्लस 7z बराबर 0, और हमको मिल गया भाई 2x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 15। ठीक है, ये हो जाएगा भाई 15। 1 2 3 समीकरण हमने दे दिए 1 2 3। अब सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ से समीकरण 1 और 2 से इससे z की वैल्यू हटाते हैं और 2 और 3 से z की वैल्यू हटाते हैं। तो यहाँ से आपको एक समीकरण मिलेगा जो होगा x और y के रूप में, और यहाँ से आपको एक समीकरण मिलेगा जो होगा x और y के रूप में। फिर इन दोनों को हल करके हम x की और y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ से हल करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से z की वैल्यू को अगर हटाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 7 का और समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दे रहे हैं समीकरण
1 में 7 का व 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर, ठीक है, करके घटाने पर। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा भाई, इसमें 7 का गुणा करना है 7x प्लस का 7 चौको 28y प्लस 7 दूनी 14 z बराबर 0। और यहाँ पर अगर हम बात करें 2 का गुणा करना है तो 6x माइनस 2 से दूनी 4y प्लस 7 दूनी 14 z बराबर 0। घटाएंगे तो ये माइनस का प्लस, ये माइनस हो जाएगा चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर हम घटा रहे हैं और कैंसिल आउट हो जाएगा 14z में से 14z, तो ये बच जाएगा x और 28 में से 4 जाएगा, जुड़ जाएगा तो प्लस का 32 y बराबर 0। तो ये हो गया भाई समीकरण नंबर 4 अपने पास, ठीक है। और इसी आधार पे हम समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। तो समीकरण 2 में 4 का, समीकरण 2 में 4 का व 3 में किसका 7 का गुणा करके यहाँ पर भी घटाएंगे, करके घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में 4 का गुणा कर रहे हैं तो 4 × 3 12x माइनस 4 दूनी 8y प्लस 7 चौको 28 z बराबर 0। 7 का गुणा करना है 7 दूनी 14x माइनस 7y प्लस 7 चौको 28 z और 15 सत्ते 105। घटा रहे हैं तो माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस और यहाँ पर भी चिन्ह माइनस का रखना है। क्या ये कट जाएगा, ये 28z में से 28z आपने हटा दिया तो ये बच जाएगा माइनस का 2x। अच्छा 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा भाई माइनस का y बराबर माइनस 105। तो हम माइनस का गुणा कर लेते हैं तो 2x और 2x प्लस का y बराबर 105, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 को हल करेंगे और x y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कुछ नहीं, समीकरण 4 में 2 का गुणा करके समीकरण 5 से घटा देंगे। तो समीकरण 4 में 2 का गुणा करके समीकरण 5 से घटाने पर, ठीक है, इतना कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें 2 का गुणा करने पर 2x प्लस 64y बराबर 0 एंड ये हो रहा है 2x प्लस y बराबर 105। घटा रहे हैं माइनस 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 और घटाने पर ये चिन्ह, ये तो कट रहा है भाई 2x से 2x, 64 में से घटाया तो ये बचेगा 63y बराबर माइनस का 105, यानी y की वैल्यू हो गई माइनस 105 बटे 63। अच्छा 3 से कटेगा तो 3 3 9 3 5 15 और 3 से 3 नीचे 3 एकम 3 और 7 से कट जाएगा तो 7 से 7 × 35 और 7 × 21। तो y की वैल्यू हो गई माइनस का 5 बटे 3, ठीक है। अब ये y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो समीकरण नंबर 5 से, ठीक है। 2x प्लस y बराबर 105 था समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 कितना था, 2x प्लस y बराबर 105। यहाँ पर आप y की वैल्यू रख देंगे 2x माइनस का 5 बटे 3 बराबर 105। तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 105 प्लस 5 बटे 3, यानी 3 × 5 = 15 प्लस 5 बटे 3 बराबर ये 2x, ठीक है। सो हम ये 2x ले रहे हैं 320 बटे 3। तो x बराबर कितना हो रहा है भाई 320 बटे 3 गुणे 2। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया 160 बटे 3। तो ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ से आपको भाई y की वैल्यू मिल गई माइनस का 5 बटे 3, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख के निकाल लेंगे। समीकरण नंबर 1 था x प्लस 4y प्लस 2z। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना था अपने पास, x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 0। तो x का मान 160 बटे 3 प्लस 4y का मान माइनस का 5 बटे 3 प्लस 2z बराबर 0, ठीक है। सो 160 बटे 3 माइनस 5 को 20 बटे 3 प्लस 2z बराबर 0। तो यहाँ से हम 2z कितना कह सकते हैं भाई, 2z कह देंगे 20 बटे 3 माइनस का 160 बटे 3। तो एलसीएम तो आएगा 3 का एंड ये हो जाएगा 20 माइनस 160, 2z बराबर माइनस 140 बटे 3
तो z बराबर हो जाएगा -140/3 × 2, तो z बराबर -70/3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो अब आसानी से आप निकाल सकते हैं आंसर। अतः डी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली, x का मान 160/3 आई कैप, y का मान -5/3 जे कैप प्लस z का मान हमने निकाला -70/3 के कैप। अब आप चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से 1/3 अगर कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 160 आई कैप माइनस का 5 जे कैप माइनस का 70 के कैप, और अगर आप चाहे तो 5 भी कॉमन निकाल सकते हैं, 5/3, तो ये हो जाएगा 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस का 14 के कैप। सो ये डी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है, ये तो हो गया एक मेथड। ठीक है, वहीं पर अगर हम इसके सेकंड मेथड की बात करें, ठीक है, सेकंड मेथड को भी देख लेते हैं। तो सेकंड मेथड के लिए आपके पास क्या था भाई, ए वेक्टर हमको दिया था आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर हमारे पास था 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो यहाँ पर आपको कह रहा था कि चूंकि डी वेक्टर ए और बी पर लंब है, ठीक है, बात समझिएगा, ए और बी पर लंब है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डी वेक्टर आपका होगा वो लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कहलाएगा। बात को समझिए, ठीक है, या लैम्डा की जगह आप एम रखना चाहें तो एम भी रख सकते हैं, एम रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ए और बी तो समांतर हो जाएंगे ना। अगर डी हम बात कर रहे हैं, जो डी है, ये मान लीजिए ये डी है, तो ये डी ए और बी, ये ले लिया हमने ए वेक्टर और ये हमने ले लिया बी वेक्टर, तो ए और बी के तभी लंबवत कहलाएगा जब इस तरीके की कोई पोजीशन बन रही होगी, या फिर बी हो सकता है नीचे भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऐसे चित्र बन जाए, ये डी वेक्टर देन ये इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये इस तरीके से भी चित्र हो सकता है। तो चित्र के लिए अगर मैं आपको समझाता हूँ तो ऐसा, तो इसका मतलब जो ए और बी होंगे वो कैसे होंगे, समांतर होंगे, है ना। तो यहाँ से आप इस तरीके की कंडीशन बना सकते हैं, जो डी वेक्टर होगा वो एम ए क्रॉस बी कहलाएगा। तो यहाँ से आपने डी वेक्टर लेना है एम, और ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सारणिक ले लेंगे आई जे के, और ये बनेगा भाई 1 4 2 एंड 3 -2 एंड 7। ठीक है, तो एम और यहाँ पर कितना निकल के आएगा, ये आई के साथ आएगा 7 चौको 28 प्लस 2 दूनी 4 माइनस का जे 7 एकम 7 माइनस 3 दूनी 6 प्लस का के वेक्टर, और यहाँ के लिए हम कहेंगे कि -2 माइनस का 4 3 12। सो डी वेक्टर निकाल लेंगे एम, और ये हो रहा है 32 आई कैप माइनस जे कैप एंड माइनस का 14 के कैप। और अभी आपको चूंकि दे रखा है कि क्या दे रखा है आपको कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15, ये आपको दे रखा है। तो सी का मान कितना था भाई अपने पास, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, और डी की वैल्यू हम रखने वाले हैं 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप बराबर 15। तो ये हो जाएगा भाई 64। ठीक है, डॉट कर रहे, अच्छा एम भी था, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ से अगर हम बात करें डी वेक्टर कितना कह सकते हैं, एम का अगर अंदर गुणा कर दिया तो 32 एम आई कैप माइनस एम जे कैप माइनस 14 एम के कैप, इतना कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये डी की वैल्यू आप प्रॉपर तरीके से रखने वाले हैं, इस तरीके से कि ये वैल्यू अगर रखी 32 एम आई कैप माइनस एम जे कैप माइनस 14 एम के कैप बराबर 15। तो अगर आपने गुणा किया 32 दूनी 64, तो हो जाएगा 64 एम, फिर माइनस माइनस प्लस होना है एम, और 14 चौको 56, तो माइनस का 56 बराबर एम बराबर 15। तो 56 64 ही जाएगा तो बचेगा कितना, 9 बचने वाला है। ठीक है, यहाँ से बच जाएगा 9 एम बराबर 15, तो एम बराबर आ गया 15।
9, 3 से 3 5 15, 3 3 9, तो m का मान आ गया। तो यहाँ से आप d वेक्टर निकाल सकते हैं सीधा सीधा सिंपल, जो आपको चाहिए था। d वेक्टर कितना आता था, m 32 i कैप माइनस j कैप माइनस 14 k, ठीक है। तो यहाँ से आपने निकाल दिया d वेक्टर बराबर 5/3 32 i कैप माइनस j कैप माइनस 14 k कैप, और d वेक्टर हम कह रहे हैं 1/3 160 i कैप माइनस का 5 j कैप माइनस का 70 k कैप। ये भाई आंसर होने वाला है। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, और या फिर पहले जो मैंने मेथड बताया है उस तरीके से लगा सकते हैं। ये मेथड आपको तभी बनेगा जब आपने लगाया होगा, एक बात को समझिएगा। ये मेथड आपको ऐसे नहीं लग जाएगा कि अपने मन से आप सोच लेंगे। दूसरी बात, अगर आप उस मेथड की बात करें तो वो मेथड आसान था लेकिन लंबा था। उसमें अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, समझना। लेकिन वो मेथड आसान था, क्यों? कि वहां पर आपको सिंपली कह रहा था कि डी ए और बी के लंबवत है, तो आप कर देते कि डी डॉट ए बराबर, यहां से एक समीकरण निकाला, डी डॉट बी बराबर 0, यहां से एक समीकरण निकाला, देन डी डॉट सी आपको दे ही रहा था 15, तो यहां से एक समीकरण निकाला। अब एक्स वाई जेड में 3 समीकरण हो गए, अब आप उसमें हल करते और एक्स वाई जेड का मान निकाल के हम फाइनल तौर पे डी का सदिश जो निकालना था, सदिश डी, वो निकाल सकते थे। तो ऐसे भी कर सकते थे, और जो मैंने सेकेंड मेथड आपको बता दिया था वैसे भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि सदिश i प्लस जे प्लस के का सदिश 2i प्लस 4j माइनस 5k और लेमडा i प्लस 2j प्लस 3k के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। तो लेमडा का मान ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है। देखो सवाल बहुत ही आसान है। अभी सवाल में आपसे ये कह रहा है कि सदिश कौन सा 2i के प्लस 4j माइनस 5k और लेमडा i प्लस 2j प्लस 3k के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश। अब पहले इन दोनों का हम मात्रक सदिश निकाल लेते हैं, और यहाँ पर मैंने क्या किया, आई जे के कह दिया इसको। ये जो ये आपका है, ये पहला, इसको ए वेक्टर, इसको हमने बी वेक्टर और इसको हमने सी वेक्टर मान लिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो बी वेक्टर और सी वेक्टर है, इसका योगफल की दिशा में हम सबसे पहले मात्रक सदिश निकालेंगे। तो सबसे पहले योगफल की दिशा में, नहीं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर आपने किया तो आई और आई जुड़ेगा, यानी 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2k कैप, ये निकल के आएगा। अब योगफल की इसमें मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है, तो पहले इसको आपको मॉड निकालना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ बी प्लस सी, यानी कि ये निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 36 प्लस 25, तो 36 4 40 और 25 65 हो जाएगा ये। तो ये हो रहा भाई लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा और प्लस 65, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। तो भाई मात्रक सदिश क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बी प्लस सी अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो बी प्लस सी कितना निकाला था हमने, 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j माइनस का 2k कैप अपॉन में अंडर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 65, तो ये निकाला। अब सिस्टम आपको सवाल ये कह रहा है कि जो मात्रक सदिश है, ठीक है, मात्रक सदिश के साथ गुणनफल 1 के बराबर। अब किसका गुणनफल हो रहा है, ये पहले वाले का, इसका जो अदिश गुणनफल है, इसका जो अदिश गुणनफल है वो 1 के बराबर है। यानी कि आपने क्या किया, बी और सी का यहाँ से हमने मात्रक सदिश निकाला, ठीक है। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मात्रक सदिश ज्ञात कर लिया, मात्रक सदिश। और कह रहा है जो ए वेक्टर है, इसका इस चीज के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, क्या निकालें हम, डॉट प्रोडक्ट, तो वह डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सवाल कह रहा है। तो यहां से आप कह रहे हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं भाई, प्रश्न के अनुसार हम ए वेक्टर डॉट, और ये आपने जो मात्रक सदिश निकाला है 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j माइनस का 2k कैप अपॉन में अंडर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 65 बराबर 1 कह रहा। तो यहाँ पर a का मान कितना रखना था, ये i प्लस जे प्लस के कैप इतना, और इनटू में ये सिस्टम है अपने पास 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस का 2,
के कैप अपॉन अंडर रूट में लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 65 बराबर 1, ठीक है, बराबर 1। तो अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा आप करेंगे तो आपको पता है आई के साथ यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 प्लस लेमडा प्लस 6 माइनस 2, और अंडर रूट वाला सिस्टम को हम इस तब ले जाते हैं तो अंडर रूट ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 65, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 2 में से 2 पहली बात तो कट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ आप देख रहे हैं तो ये 2 में से आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, -2 + 2 ये बच जाएगा लेमडा प्लस 6। दोनों पक्षों का हम वर्क कर देते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्क करने पर ये बचेगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 65। तो यहाँ से कितना निकलेगा, ये निकलेगा लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा प्लस 36 बराबर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 65। तो सिंपली आप लेमडा स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर तो काट ही सकते हैं, ठीक है। तो ये लेमडा स्क्वायर आपने कैंसिल कर दिया, और यहाँ से बच जाएगा 12 लेमडा माइनस का 4 लेमडा एंड 65 माइनस का 36, तो 59, और 59 में 30 है 29 बच जाएगा। तो यहाँ से हो रहा भाई 8 लेमडा, ठीक है, और ये 8 लेमडा हो जाएगा। तो आपको पता है एक छोटी सी मिस्टेक हमने यहाँ पर कर दी है, और वो मिस्टेक आपको भी पता होगी कि जल्दीबाजी में ये हो जाता है कभी कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हमको -2 रखना था, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर सुधार लेते हैं। यहाँ पर आना है -2 स्क्वायर, सो ये निकल के आएगा 4, एंड ये निकल के आएगा यहाँ पर 44, ठीक है। तो यहाँ पर 65 की जगह 44 आना है, 65 की जगह 44 लेके चलना था, 44 एंड 44 अभी सही है। यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर हमको 44 लिखना था, 44, ओके। सो ये 44 आ रहा था, यहाँ पर भी 44 एंड 44। सो 44 में 36 जाएगा तो यहाँ से 8 बच जाएगा, और फाइनली आपको जो लेमडा का मान चाहिए था, तो लेमडा का मान 8/8 करके यहाँ पर आप फाइनल तौर पे लेमडा का मान 1 दिखा देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अच्छा सवाल है, गौर कीजिएगा। यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर समान परिमाणों वाले, अब ये कह रहा है कि ए बी सी जो सदिश दिए हैं वो इनके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड यानी मॉड की जो वैल्यू है वो बराबर है, ठीक है, वाले परस्पर लंबवत सदिश है, यानी ए बी सी आपस में ही लंबवत सदिश कह रहा है। और जब लंबवत सदिश होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, बराबर 0 के। फिर कह रहा है तो दर्शाइए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी के साथ बराबर झुका हुआ है। यानी कि एक जो आपको ये सदिश दे दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आपको अलग अलग दिखाना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा वो बराबर बनाएगा तीनों के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आपको कह रहा है कि चूंकि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समान परिमाण का सदिश है, समान परिमाण के सदिश है, समान परिमाण के सदिश है, ये कह रहा है भाई। तो आपने क्या किया कि भाई मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ सी, इसकी वैल्यू हमने के ले ली, ठीक है। अब वो फिर कह रहा है कि परस्पर लंबवत सदिश है, तो चूंकि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर परस्पर लंबवत सदिश है ना, ये कह रहा है लंबवत सदिश है। भाई सवाल आपसे ये भी कह रहा है, तो यहाँ पर इस आधार पे आप कह रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0, ये दिखा रहे हैं भाई। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर परस्पर लंबवत सदिश कह रहे हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 दिखा देंगे। इतना सिंपल चीज़ हो गई। फिर आपसे कह रहा है कि तो दर्शाइए कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी सी के साथ बराबर कौन बनाता है। तो यहाँ पर आपने माना सदिश ए वेक्टर किसके साथ, ए प्लस बी प्लस सी के साथ अल्फा कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम बात करें तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर कर सकते हैं आप मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर एंड कॉस अल्फा। भाई यही तो फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इस आधार पर डॉट के लिए अदिश गुणनफल यही फॉर्मूला बन के आएगा, ठीक है।
अब ए का अगर आपने अंदर गुणा कर दिया तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या ले रहे थे, के ले रहे थे, एंड यहाँ पर आ रहा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कॉस एल्फा। अब देखो ए डॉट ए तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर और ए डॉट बी एंड ए डॉट सी, यहाँ आप देख लीजिए ए डॉट बी एंड ए डॉट सी, ये कितना दिया है भाई, 0 0 दिया है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसकी जगह 0 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 बराबर के एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कॉस एल्फा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं भाई, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर के लिए भाई मॉड है, मॉड ए की वैल्यू के ले रहे थे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर के मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉस एल्फा। अब अगर हमने कॉस एल्फा की यहाँ से वैल्यू निकाली तो कॉस एल्फा बराबर क्या हो रहा भाई, के स्क्वायर अपॉन के मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, के से के काट दिया तो एल्फा की जो वैल्यू आई कॉस एल्फा की वैल्यू के अपॉन मॉड ए प्लस बी प्लस सी, ये मान निकल के आया। अब अगर हम इसी प्रकार b और c सदिश को a प्लस बी प्लस सी के साथ दिखाते हैं तो यही एंगल निकल के आएगा। तो आप क्या कह सकते हैं भाई, इसी प्रकार b सदिश के लिए अगर हम निकाला इसी प्रकार माना सदिश b वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ बीटा कोण बनाता है। तो आपको पता है अगर हम इसके साथ अदिश गुणा कराएंगे बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी, तो ये फॉर्मूले के आधार पे आप कहेंगे बी वेक्टर एंड मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड कॉस बीटा। तो आपको पता है कि यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो कॉस बीटा की भी वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी के अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और यदि सी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के साथ गामा कोण बनाता है तो हम यहाँ से कह सकते हैं भाई कॉस गामा बराबर के अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो समीकरण 1 2 3 नाम दे दें। अगर ये हो गया 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ से आप कह सकते हैं समीकरण 1 2 3 से समीकरण 1 2 3 से समीकरण 1 2 3 के आधार पे आप क्या कह सकते हैं भाई कि कॉस एल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा बराबर के अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो आपने यहाँ पर फाइनल तौर पे कह दिया कि अतः सिद्ध है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर किसके साथ, ए प्लस बी प्लस सी के साथ बराबर झुका हुआ है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, इतना हमको दिखाना था, सो हैंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर यदि और केवल यदि ए वेक्टर बी वेक्टर लंबवत है। यह दिया हुआ है कि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 और बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कुछ कठिन सवाल नहीं है। आपको दे रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये आपको दिया है। अब आपको ये चीज़ से दे करके दिखानी, इतना कब के लिए, यदि ए और बी वेक्टर लंबवत होते तब के लिए दिखाना है आपको सिद्ध करके। तो आपने ये ले लिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इतना ले लिया। अब यहाँ पर आप इसका अंदर गुणा कराएंगे तो ये निकल के आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सिंपल बात है। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट ए को हम ए डॉट बी कर सकते हैं, सिंपल
प्लस और ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आप ले रहे हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपसे कह रहा था कि चूंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि चूंकि ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तो यहाँ से आप सिंपली कह सकते हैं भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, ये बात कह देंगे, है ना। और इस आधार पे हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू को 0 रखते हैं, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं भाई कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड डॉट में है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 गुणे 0 प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये कह देंगे। तो यहाँ से आप फाइनल तौर पे सिद्ध कर सकते हैं कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। सो हैंस प्रूव्ड, आपको इतना दिखाना था और ये सिद्ध हो गया। आगे बात करें तो आपसे कह रहा है कि भाई 16 से 19 तक के प्रश्नों में सही उत्तर का चयन कीजिए। 16 से 19 तक के आपके बहुविकल्पी सवाल दे दिए हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16 दे दिया है कि यदि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा यदि। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको कह रहा है कि भाई चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कह रहा है। तो ए डॉट बी अगर आपने लगाया तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंपली। अब देखो आपको एंगल के बारे में बात करनी है, तो अगर हम चाहें, ध्यान समझिएगा इस बात को, तो आप क्या कर सकते हैं कि ए मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, इसको अगर हम 0 के इस तरफ ले जाएं तो बटे में 0 जाके ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपको थीटा की बात करनी है तो हम सिर्फ इतना पकड़ेंगे कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यही ये आपसे कह रहा है। तो कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप जरा सोचो कि कॉस का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा, 0 के बराबर 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब होता है, कहाँ पर होता है? यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया देखो π/2, π/2, पाई और पाई। तो आपको समझना है कि कहाँ तक बात कर रहा है, दूसरे चतुर्थांश तक बात कर रहा है। तो पहले चतुर्थांश में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। तो दूसरे चतुर्थांश में तो जाना नहीं है। अब जब दूसरे चतुर्थांश में नहीं जाना है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो हो नहीं सकती। अब अच्छा ए और बी, अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है तो निश्चित तौर पे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ही पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये बात यहाँ पर लेके चलें इस चीज़ को, तो यहाँ पर इस चीज़ में आप समझ पाएंगे कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के हिसाब से कि कॉस का मान 0 भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है ना, पॉजिटिव में तो 0 के बराबर भी हो सकता है ना, यानी इक्वल टू का साइन भी लेके चलना है ना। तो इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं लगा ऑप्शन नंबर ए में, तो इसको नहीं लेंगे, ऑप्शन नंबर बी में लगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका निश्चित तौर पे सही हो जाएगा। तो यहाँ इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि जो थीटा रहेगा वो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2 रहेगा। और यहाँ से हमने कह दिया कि अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो बी हो रहा था वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दो मात्रक सदस्य, यानी उनके मॉड की वैल्यू 1 हो जाएगी और उनके बीच का कोण थीटा है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक मात्रक सदस्य है यदि। कब होगा मात्रक सदस्य? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस बारे में बात कर रहा है। तो आपको कह रहा है कि चूंकि 4 ऑप्शन दे दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर मात्रक सदस्य हैं, ठीक है, ये कह रहा है, तो इसलिए मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी बराबर इसकी जो वैल्यू रहेगी वो बन रहेगी। अब आपसे कह रहा है कि ए प्लस बी के बारे में बताइए, तो आपने क्या किया, कुछ नहीं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ले लिया। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर आपने ले लिया। तो यहाँ से आप कहेंगे भाई ए वेक्टर एक मात्रक सदस्य होगा। अब जब सवाल को थोड़ा समझते हैं एक थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, कि सवाल आपसे ये कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक मात्रक सदस्य होगा यदि 4 ऑप्शन में दे दिए, यानी कब होगा, जब थीटा की कोई एक वैल्यू यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लेंगे कि चूंकि
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश होने की स्थिति में हम यहाँ से कह सकते हैं भाई कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी बराबर 1 होगा। लेकिन कंडीशन आपको बतानी है थीटा की कब ये संभव हो सकता है, तो इसके लिए हमने दोनों पक्षों का होल स्क्वायर किया, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। तो यहाँ से आप सिंपली कह सकते हैं भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 1, ठीक है। तो अब गुणा कर लेंगे तो ये निकल के आएगा भाई ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1। सो ये हो जाएगा भाई मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर बराबर 1। अच्छा, मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू 1 थी, सो ये 1 प्लस ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस 1 बराबर 1। तो एक 1 से हम सिंपली एक 1 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से 1 प्लस 2 यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा बराबर 0। एक कोस तब ले जाते हैं तो 2 इंटू 1 कॉस थीटा बराबर -1, तो 2 का वहाँ पर भाग हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो रहा भाई माइनस का 1/2। अच्छा, कॉस 120 डिग्री होता है -1/2, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 120 डिग्री, तो कॉस थीटा बराबर 120 को हम लिख सकते हैं 2π/3। तो तुलना करेंगे तो यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू हो रही है वो 2π/3 हो रही है। तो इस तरीके से करना था भैया, ठीक है। सो थीटा बराबर 2π/3 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः विकल्प डी सही है, अतः विकल्प डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि आई कैप डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान है, ठीक है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रखिए, क्योंकि ये आपका कई दफ़ा पूछा गया सवाल है और बहुत ही सिंपल सवाल है। पहली बात तो मैंने आपको बता रखा है कि आई जे के लिए जो क्रॉस होता है वो किस तरीके से काम करता है। आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के तो 1 होता है, ठीक है। दूसरी बात कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे, ठीक है, और के क्रॉस के, इनकी जो वैल्यू होती है इन तीनों की इनकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, इनकी वैल्यू होती है 0। दूसरा, आई जे के का अगर आपस में मैं देखूं, आई जे के लिए आपस में देखें तो इस तरीके से चलता है, ठीक है, कि अगर हम आई क्रॉस जे कर रहे हैं, आई क्रॉस जे, तो वो के बराबर हो जाएगा। जे क्रॉस के कर रहे हैं, समझिएगा बात, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या मिल जाएगा? आई क्रॉस जे में के मिल जाएगा। जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिल जाएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिल जाएगा, ठीक है। तो जे क्रॉस के किया तो आई कैप, एंड के क्रॉस आई कैप पर जे क्रॉस करते हैं। और आपको याद रखना, अगर ये चीज़ पलट देते हैं, पलट देने पर चिन्ह माइनस का जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें तो बराबर होगा माइनस का बी क्रॉस ए, ठीक है, पलटने पर। तो यहाँ पर हम देखें, ये देखिए आई कैप है, जे क्रॉस के की बात कर लीजिए, देखो जे क्रॉस के कितना है? आई कैप होगा, जे क्रॉस के कितना होगा? आई कैप, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप सिंपली प्लस जे कैप डॉट आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस के नहीं, के क्रॉस आई होता है। होता क्या है? के क्रॉस आई बराबर जे, के क्रॉस आई जे होता है, लेकिन अगर आई क्रॉस के कर रहे हैं तो माइनस का जे आ जाएगा सिंपल। तो यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे कितना होगा? ये के हो जाएगा, आई क्रॉस जे हो जाएगा के कैप, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा के कैप, एंड ये हो जाएगा भाई आई कैप आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के कैप, ठीक है, इतना हो जाएगा। और आपको पता है आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के, ये होता है 1, सो 1 - 1 + 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। और इस आधार पे
विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, इस तरीके से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो आपको मॉड ऑफ ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी दे दिया है जब थीटा बराबर है, ये आपको कह रहा है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास हैंगे। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पर ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दे रहा है, तो इसको हम ओपन करते हैं। तो मॉड के अंदर हम ले लेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर मॉड के अंदर ही आपको लेना है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और इनटू में एन कैप, ये लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड पर एक्स्ट्रा मॉड लगाने से कोई ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड चाहिए तो इसको भी हम कॉस थीटा के लिए मॉड ले लेंगे और ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड साइन थीटा एंड मॉड एन कैप। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली मॉड ए मॉड बी एंड मॉड बी कैंसिल कर सकते हैं और ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा और एन कैप। आपको पता है अगर एन कैप है तो ये क्या है, लंब मात्रक सदिश है। ठीक है, मॉड के अंदर है, मात्रक सदिश हो जाएगा तो ये हो जाएगी वैल्यू 1। ओके, तो यहाँ पर आप सिंपली कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये चाहिए तो मॉड में लिखे रहे बराबर 1, यानी कि आप यहाँ से कह रहे हैं कि टेन थीटा मॉड के लिए। अब मॉड ये आपको बता रहा है कि जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि आपने कह दिया कि टेन थीटा बराबर 10 π/4, यानी कि यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा π/4। ठीक है, सो इस आधार पे थीटा बराबर π/4, यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली कह देंगे कि अतः विकल्प बी सही है, अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस तरीके से दिखा दिया, विकल्प जो आपका ऑप्शन नंबर बी था वो सही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं XP क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री PDF नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।